जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और बच्चा मेरे पहला बुक का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो मैंने सारा का सारा मैं कंप्लीट करवा दिया। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये मैं ऑप्टिक्स का जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनने वाला है, मैं आज वो लेके आऊं। तो 2 मार्क्स का जो ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन बनेगा, आज मैं 10 क्वेश्चन में लेके आऊं। और ऐसे ही 1-2 वीडियो आएगा, मतलब इसका एक वीडियो और आना चाहिए। और वो वीडियो करने के बाद क्या होगा, 2 मार्क्स का ऑप्टिक्स में मेरा खत्म हो जाएगा। मतलब बच्चे मेरे, मैं 2 मार्क्स का मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं, अगर बच्चे उतना अच्छा से कर लेते हैं ना, और मैं, सब बच्चे जानते हैं कि मैं आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं हर क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। मतलब कि किताबी भाषा हो गया, गैस पेपर की भाषा हो गई, मैं उन शब्दों का मैं चयन नहीं करता हूं जिसे याद करने में क्या हो, कठिनाई महसूस हो, या बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़े। मैं हमेशा सरल और आसान भाषा का मैं प्रयोग करना चाहता हूं, और मैं हमेशा वही करता भी हूं। मतलब इस तरह से बच्चे पढ़े, इस तरह से पढ़े कि उनको याद करने में हो, उनको रटना ना पड़े, बस एक बार वो देखे और उनको याद हो जाए। मैं हमेशा प्रयास यही करता हूं कि ऐसे में हर प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। और मैं चाहता हूं मैं बच्चों को मैं बारीकी से समझाऊं, क्योंकि भाई बच्चे बारीकी से समझेंगे तभी तो एग्जाम में वो अच्छे से लिख पाएंगे ना। क्योंकि फिजिक्स को ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है, फिजिक्स को क्या करना है, सरल तरीके से बच्चे को इस कदर परोस देना है थाली में कि बच्चे उसको आराम से उसको खा सके और जो आनंद ले सके। उनको लगे भी कि हाँ भाई, फिजिक्स इतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड स्कूलों में, कोचिंग में, या अन्य जो दोस्त लोग जो होते हैं, जो बताते हैं, जो सगे संबंधी जो बताते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड होता है। तो मैं उन हार्ड और कठिनाई को मैं चाहता हूं उसको दूर मैं कर दूं। तो ध्यान देना बच्चे मेरे, आज का जो वीडियो होगा ऑप्टिक्स पर क्वेश्चन बना हुआ है, और एक वीडियो में और लाऊंगा जो ऑप्टिक्स पर ही होगा, और 2 वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन मैं ऑप्टिक्स से मैं दूंगा। और आज 10 लेके आऊं, 15 में और लेके आऊंगा, और इसी में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं कि सर तुम, मतलब बच्चा सोचेगा कि भाई सर ने 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स में बता दिया, भाई बहुत हार्ड, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। देख के आसानी से इसको बता सकते हो भाई, इसको देख के आसानी से इसको याद कर सकते हो। इतना इतना हल्का ही है ना। एक रटने वाला समस्या होता है कि हाँ भाई रटेंगे रटेंगे, 25 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, रटते 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 टाइम खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चन मैं दूंगा, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी भाई बंधु हो, दोस्त हो, बहनें हो, वो सभी अच्छे से देखें। और उम्मीद करता हूं समझ में अच्छा से आना चाहिए, समझ में अच्छा से आएगा भी। और समय बच्चा व्यतीत नहीं, बर्बाद नहीं करना है। आगे सरस्वती पूजा भी आ रहा है, मकर संक्रांति भी है, तो और 26 जनवरी भी इसी मंथ में ही पड़ रहा है। 26 जनवरी तो भाई इसी मंथ में होता ही है। तो करना क्या, जितना ओकेजन है, जितना फेस्टिवल है, सबको मनाते हुए तो चलना ही है, लेकिन कोशिश करना है कि अपनी पढ़ाई को भी, पढ़ाई की जो गुणवत्ता होती है उसको बरकरार रखना है, उसको अच्छे से उसको आगे लेके जाना। अब ऐसा नहीं हो कि भाई सरस्वती पूजा है, अब सरस्वती पूजा में बच्चा क्या करेंगे, 3 दिन बर्बाद कर देंगे, है ना। तो 3 दिन बर्बाद भी नहीं करना है भाई मेरे, उसमें पार्टिसिपेट इस कदर होना है कि अपनी पढ़ाई भी खराब ना हो और पूजा भी खराब ना हो। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो जितना भी पढ़ने वाला जो किताब उताब जो भी गैस पेपर होगा, सबको लेके और सबको चपेट लेंगे, या जाकर सरस्वती माता के आगे में धर देते हैं, और धर देते हैं, पेनों जाकर धर देते हैं, और 3 दिन तक कुछ नहीं करते। भाई मेरे, सरस्वती माता कुछ नहीं करेंगी। वो भी बोलते हैं कि बच्चा तू मेहनत कर, उसका फल मैं दूंगी। अगर तू मेहनत ही नहीं करेगा तो तुझे फल देगा कौन। इसलिए बच्चा मेरे, मेहनत तो तुझे ही करना होगा। और तू भाई मेहनत से तू भागेगा, और मेहनत से भागेगा तो जो सबकी माता है, वो माता भाई तेरी तो माता है, ठीक है, सरस्वती माता हर किसी की माता है। तो वो यही बोलते हैं कि जो बच्चे उनके मेहनती होंगे, जो मेहनत करते होंगे, उन्हीं को वो देंगे। सफलता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो उन्हीं को देते हैं। वैसे देते तो वो हर किसी को है, लेकिन मेहनती को ज्यादा देते हैं, आप कुढ़िया को उतनी कम देते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरे जो जितने बच्चे हैं वो कोढ़िया नहीं है, वो बहुत मेहनती है, ठीक है। अब मैं आता हूं काम पे आता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन बच्चा मेरे क्या है, ये कह रहा है अबू अरे कि दर्शन कोण का चर्चा कर रहा है। ये दर्शन कोण क्या होता है भाई, दर्शन कोण क्या होता है। तो दर्शन कोण क्या होता है कि वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा आंख के लेंस पर जो कोण बनता है वो कहलाता है दर्शन कोण कहलाता है। मतलब वस्तु या प्रतिबिंब, मानव आंख के जो लेंस होता है ना, नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस पर या लेंस पर जो कोण बनाता है भाई मेरे, वो कहलाता है दर्शन कोण कहलाता है, ठीक है। यहां से देखा जाए, देख ले भाई, ध्यान से देखना। ये क्या है, ऐसे करके
ये ऐसे करके कुछ ऐसे रेट, ये ह्यूमन आइज होता है, और यहां से ऐसे करके ऐसे कुछ, नहीं थोड़ा सा और अच्छा से बना देता हूं, ऐसे होता है, और यहां पे भाई मस्क्यूलस होता है, ये मस्क्यूलस होता है यहाँ पे, सब बच्चे को पता होगा ये मस्क्यूलस होता है। इसी मस्क्यूलस में भाई क्या रहता है, लेंस लगा होता है, ये लेंस लगा होता है, ये लेंस लगा होता है, और ये हम लोग का पीछे में क्या होता है, रेटिना होता है, ये ऐसे रेटिना होता है। अब यहां मान ले भाई मेरे, ये यहां पे एक वस्तु, यहां पे एक वस्तु, ये वस्तु है। अब ये वस्तु जो इस आंख पर जो, ये आंख पर जो इमेज बनाएगा, ये जो इमेज बनाएगा, ये इमेज जो बनाएगा, ये वस्तु हो गया, ये भाई मेरे क्या हो गया, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया, और ये हमारा नेत्र हो गया। और नेत्र में ये जो देख रहे हो भाई, छोटा सा जो पार्ट देख रहे हो भाई मेरे, ये क्या है, ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया। तो वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर जितना कोण बनता है, जितना कोण बनता है भाई मेरे, वही क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा, भाई द्वारा, ये जो है ना, ये फोटो मतलब जो पावर पॉइंट में जो बन रहा है, तो पावर पॉइंट में द्वारा ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन द्वारा तो पता है सब बच्चों को, द्वारा कैसे लिखाता है, सब बच्चों को पता है, द्वारा ऐसे लिखाता है, द्वारा होता है ना, द्वारा ऐसे लिखाता है ना, द्वारा देख लेना अपना, द्वारा, द्वारा ऐसे, द्वारा जो भी होता है, सबको बच्चों को हिंदी पता होता है, अपना देख लेना। द्वारा नेत्र लेंस पर जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहा जाता है, और दर्शन कोण को बच्चा मेरी अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ये अल्फा क्या होता है, ये होता है वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, दर्शन, दर्शन ऐसे लिखा था ना, दर्शन कोण होता है। ये अल्फा जो होता है भाई मेरे, वस्तु द्वारा दर्शन कोण होता है, और बच्चा मेरे ये बीटा क्या होता है, तो बीटा होता है प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब द्वारा, हाँ द्वारा देख ठीक लिखा रहा, अब ये द्वारा ठीक लिखा रहा है, द्वारा बना दर्शन कोण, ये होता है बना दर्शन कोण होता है, याद रहेगा। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मतलब ये हम लोग का अल्फा बीटा क्या होता है, मैं वो चीज मैं बता दिया। अगर भाई मेरी ऐसे देख के आते हो, तो दर्शन कोण हम लोग का डिफाइन हो गया, और ये क्या मार्क्स में, 2 मार्क्स में, बच्चा मेरे कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में। इस बात को ध्यान देना है, और अच्छे से सावधानी से ध्यान से मेरे बच्चे एग्जाम में बना के इसको लाना है, इस कदर बना के लाना है, इस कदर बना के लाना है कि एग्जामिनर भी तो सोचे कि भाई मैं नंबर काटू तो काटू कहां से, है ना, एग्जामिनर सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं आखिर नंबर काटू तो बच्चा मेरे काटू कहां से, उसको मजबूर कर देना है, इस कदर हम लोग को बना के लाना है, ठीक ना। अच्छा से पढ़े के बउआ रे, यही समय जो नहीं, जो मेहनत कर देगा ना, जो रात भर जाग के हो, जैसे भी हो, जो बच्चा मेहनत कर देगा बच्चा रे, वही परचम लिखेगा। और याद रख, कुछ दिन अगर मेहनत करने से बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हासिल होती है, तो मेहनत करने में क्या दिक्कत है भाई। अगर अकेले तपने से पूरा परिवार खुश होता है, पूरा परिवार सुखमय अगर जीवन जीता है, तो अकेले तपने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर एक आदमी के तपने से, एक आदमी के जलने से अगर 10 आदमी खुश हो, 10 आदमी का जीवन यापन सुखमय मंगलमय बीत रहा हो, तो एक आदमी के तपने और जलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ना है, बहुत कम टाइम है, मतलब बहुत कम टाइम, पढ़ने वाला बच्चा के लिए बहुत टाइम है। जो नहीं पढ़ेगा ना, जो गधा होगा, बुर्बक होगा, वो कर लेते बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम करा लिया भी है, वो कहेगा एक दिन में पढ़ के पास हो जाएंगे भाई। एक दिन जब रात होगा तो वो सोचेगा ओह अभी तो बहुत एक समय है, भोरिया में रट पढ़ लेंगे, आप भोरिया में चल जाएंगे। आज जब भोरिया होगा कहेगा आप कथी पढ़बे, पूरा साल में तो कुछ नहीं होला, अब अभी पढ़ के कथी करबे, जे होते एग्जाम हॉल में देख लेबे, एग्जाम हॉल में कोई उपाय हम जरूर लगा देबे। और जब एग्जाम हॉल में हो जाएगा तो सोचेगा अब कुछ नहीं होते, अब भाई रे तू बता ना रे भाई तू बता ना रे, एना करके करता है वो, है ना। अल्लाह भाई जो करना है अभी समय है, समय रहते कर गुजरना है, और जब समय निकल जाएगा तो बच्चा मेरे हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और फिजिक्स बिहार के साथ सबको जुड़ के रहना है, और पता है बहुत जल्द फिजिक्स बिहार एक खुशखबरी तुम लोग को देने वाला है।
हर बच्चों फिजिक्स बिहार पे एक नोटिस आने वाला है, एक सूचना आने वाला है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, और फिजिक्स बिहार का दायरा जो है वो बढ़ने वाला है। और मैं ये सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस में बना के रखूंगा आखिर फिजिक्स बिहार में होने वाला क्या है। कुछ तो जरूर होने वाला है, 1 महीना के भीतर फिजिक्स बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन होगा जरूर होगा, अब बहुत अच्छे से, बहुत बड़े व्यापक तरीके से होने वाला है। तो अभी क्लास पे चलते हैं, आगे बात हम लोग तो करते रहेंगे जो बात है भाई। अरे बच्चा हमारा है तो बात भी तो हम ही करेंगे ना, जुड़े हुए रहेंगे हम लोग। अगर फिजिकली एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं तो कम से कम वर्चुअल तो देख सकते हैं ना। अगर एक दूसरे का हालचाल नहीं अगर बता सकते हैं, कम से कम एक दूसरे को तो देख तो सकते हैं ना भाई मेरे। कम से कम बच्चा मुझे देख तो सकता है ना कि हाँ भाई ये नीरज सर है, नीरज सर पढ़ा रहे हैं, नीरज सर मेहनत कर रहे हैं, और उनको सामने से हम देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं। पहले क्लास में क्या होता था कि जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लास करते थे तो वो सामने थे और सब बच्चे मिल के हाँ भाई ये नीरज सर है। अब क्या है, सब बच्चे के फोन में नीरज सर है। अब जिस कदर भाई साहब जितने बच्चे ने क्या किया, मुझे अपने फोन में समा लिया। भाई मेरे फोन से कहा अपने दिल में समा लेना है, अपने दिल में रखना है, अपने जहन में रखना है, नीरज सर को रखना है। और जितना प्यार देते हो, जितना प्यार देते आ रहे हो, इतना ही प्यार कायम रखना है और अच्छे से प्यार देना है। और प्यार में कोई कंजूसी कतई नहीं होनी चाहिए। हमेशा फिजिक्स बिहार जो है इसको अपना प्यार स्नेह हमेशा देना है, और कोशिश यही करना है कि फिजिक्स बिहार को कितना से कितना हो सके आगे बढ़ाया जा सके। कैसे हमारा फिजिक्स बिहार आगे बढ़ेगा, इस पर हर बच्चे को योगदान देना है, हर बच्चे को अपना मेहनत। बच्चे तो वैसे मेरे लिए बच्चे बहुत ज्यादा करते भी है, मैं मानता हूं। आज फिजिक्स बिहार जो भी कुछ है किसकी बदौलत है भाई, तो ये बच्चे को बदौलत है। बच्चा ने इतना मुझे करके दिया है कि फिजिक्स बिहार चैनल कुछ नहीं था भाई, ये जीरो था, पॉइंट भी नहीं था। ये आज पॉइंट से एक अच्छा खासा हमारा चैनल जो था मोनेटाइज भी हो गया, जो सब्सक्राइबर का जो लिमिट होता है वो भी क्रॉस कर गया। तो मैं भी खुश हूं, और मुझे उम्मीद है फिजिक्स बिहार ऐसे ही हंसता खिलखिलाता रहेगा, और हमारे जितने बच्चे हैं वो भी हंसते खिलखिलाते रहेंगे, और जहां भी रहेंगे अपना भविष्य हो, अपना सफलता हो, आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ता हूं, अगला देखो। दूसरा क्वेश्चन बोरे कह रहा है कि यहां पे कह रहा है, ध्यान से सुनो भाई, कि विभेदन क्षमता से आप क्या समझते, विभेदन क्षमता क्या होते हैं, इसे क्या समझते भाई। ये विभेदन क्षमता से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, कह रहा है किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है उस यंत्र का विभेदन क्षमता कहलाता है ना। मान ले भाई, जैसे हम लोग का आंख हुआ ना, एकदम दो पास पास वस्तु को रख लो, एकदम पास पास रख लो, बहुत पास पास है ना, तो अपना लोग की आंख क्या बोले मतलब करेगा कि उसको अलग अलग नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब हम लोग देखेंगे ना तो क्या फील होगा, अरे दोनों सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ है। फील मतलब बहुत बारीकी, एकदम धागा के बराबर उसमें गैप रखो, और थोड़ा सा दूर वहां से हट जाओ, तो हम लोग को पता है क्या होगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा उसमें गैप है कि नहीं गैप है। तो ये रिजॉल्विंग पावर। लेकिन वो जो मशीन जो होगा, मशीन क्या करेगा, उसमें गैप वो पता कर लेगा। जैसे रेलवे में क्या होता है कि रेलवे का जो पटरी होता है उसमें दरार आ जाता है। गर्मी के समय में क्या होता है उसमें मतलब दरार चलाता है उसमें। तो वो दरार जो होता है ना, वो हम लोग अपने आंख से उसको पकड़ नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या आता है, उसके लिए स्कैनर आता है, उसको स्कैन करता है, मतलब पटरी को स्कैन करता है, और मशीन क्या करता है, उस दरार को पकड़ लेता है ना। वो देख लेता है कि भाई यहाँ पर दरार है, उसके बीच में उसको गैप दिख जाता है। तो दो वस्तु है, और दो वस्तु को का अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वही कहलाता है क्या भाई, रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। वही लिखा हुआ है कि किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा, कोई प्रकाशीय यंत्र हो गया, जैसे मान ले भाई सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी, ये सब प्रकाशीय यंत्र हो गया, द्वारा दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की जो क्षमता होती है उस यंत्र का क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता कहलाता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो इतना बच्चा मेरे लिख देंगे, हम लोग का 2 मार्क्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को परिभाषित करें। तो भाई मेरे ये दोनों क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, प्राथमिक द्वितीयक साथ में नहीं आएगा। या तो प्राथमिक इंद्रधनुष से पूछेगा आप क्या समझते हैं, या द्वितीयक से पूछ देगा आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, प्राथमिक इंद्रधनुष, धनुष यही ना। अब देखो इसमें जितना मैं देखूंगा भाई उतना देना है। तो देखो, जब वर्षा के बूंदों में प्रकाश का
दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन, सॉरी एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्णों का विक्षेपण, होता है तो उससे बने इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। देख बच्चा मेरे क्या लिखा हुआ है, जब वर्षा की बूंदों में प्रकाश का दो बार अपवर्तन होना चाहिए तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्णों का, वर्ण मतलब रंग होता है ना, जैसे श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से जाता है तो 7 पार्ट में विभक्त हो जाता है, तो उसके वर्णों का विक्षेपण 7 पार्ट में वो अलग अलग हो जाता है। तो वही कर रहा है, उसके वर्णों का विक्षेपण होता है तो उस लिखते हैं, तो उस इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। पहले क्या बोला, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को परिभाषित करना है भाई, तो मैं परिभाषित कर दिया, प्राथमिक को कर दिया, इसी में द्वितीयक है तो द्वितीयक भी को भी कर देंगे। अगर यह बोलेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष से आप क्या समझते भाई मेरे, तो बस डिफिनेशन दे देना है और छोड़ देना, जितना काम बोलेगा उतने काम करेंगे, ज्यादा काम करने से क्या फायदा। बोला परिभाषित करने के लिए, परिभाषित कर लेंगे हम लोग, यही ना। आगे आता हूं, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट करो, आगे आ जा। अब बच्चा मेरे क्या बोल रहा है, अब द्वितीयक है, कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष। अब भाई मेरे ये क्या होता है, इसमें क्या होगा वो देखो, जब वर्षा के बूंदों में दो बार अपवर्तन तथा दो बार देख, दोनों दो बार होगा, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्णों का विक्षेपण होता है तो उस इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। बस हो गया भाई मेरे, परिभाषित हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट किया जाए इसका। अब देखो भाई मेरे, बहुत बच्चे के मन में ये डाउट क्या होगा कि नीरज सर जो क्लास करवा रहे हैं तो ये एग्जाम तक ये 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का ये चीज करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे। तो भाई मेरे 100% श्योर रहो, 100% भाई श्योर रहो, जब तक मेरा 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट मैं नहीं कर दूंगा तब तक मैं वीडियो में डालना मैं बंद नहीं करूंगा, और वीडियो डालना बंद नहीं होगा, ये एग्जाम तक भाई डलाता रहेगा। यानी 20 तारीख के भीतर मैं क्या करूंगा, 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का जितना क्वेश्चन होता है भाई मेरे, मैं सब करवा दूंगा 20 तारीख के भीतर में। और 20 के बाद जो होगा ना, वो जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव हो गया या जो भी संभावित ऑब्जेक्टिव है, जितना ऑब्जेक्टिव होगा मैं सारा ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव और करवाऊंगा। अब और करवाने का मतलब कुछ नया ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं वही होगा जो ऑब्जेक्टिव मैं इससे पहले करवा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव क्या भाई, अगर बच्चा 500 ऑब्जेक्टिव अगर देख लेता है, एक बार में देख लेता है, 5 सेट बच्चा ऑब्जेक्टिव का बना लिया,
तो उसी में से क्वेश्चन आना है, ये क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आप बनने वाला है ना। बिहार बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि बिहार बोर्ड ज्यादा पैटर्न फिजिक्स में बदलता नहीं है, वो एक ही पैटर्न पे क्या करता है, वो हर साल एग्जाम ले लेता है। और अगर बच्चे मेरे क्वेश्चन बैंक को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का, तो क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और मैं भी जो क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक को देखोगे ना तो ये सारा क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, है ना। कुछ खास क्वेश्चन ये सब नहीं है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो बच्चे मेरे टेंशन है, देखो मैं क्या बोला, मैं जो अब जो ऑब्जेक्टिव लाऊंगा उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना मतलब मेरी तैयारी कितनी है कि नीरज सर जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो लेके आ रहे हैं, तो 70 में मैं कितना मार पाता हूं, मैं कितना बना पाता हूं, वो तैयारी हमको देखनी है ना। हमारी तैयारी किस मतलब कहां तक गया, हम लोग को वो पकड़ना है भाई मेरे। तो प्रैक्टिस मतलब जो 20 के बाद में सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव में क्लास चलाऊंगा तो उसको याद थोड़ी करना है, याद तो बच्चा लोग पहले से कर लिया होगा, बस प्रैक्टिस करना है, देख लेना है कि हाँ भाई जो इसका ये होगा इसका ये होगा, अपना भी खुद टेस्ट की तरह जो होता है सब क्वेश्चन को टेस्ट मार देना है, हो गया। ऐसे में हमारी तैयारी किस कदर है नहीं है वो मालूम चलता रहेगा, ठीक है भाई मेरे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ता हूं, अगला देखा जाए। अब भाई मैंने कह रहा है यहां पर कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर कह रहा है। अंतर बच्चा मेरे बोल रहा है, तो इस साइड लिखता हूं प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इस साइड लिखता हूं द्वितीयक इंद्रधनुष। हो गया, अब आ जा, देखो ध्यान से देखना। इसका निर्माण वर्षा के बूंदों में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्णों के विक्षेपण की घटना से होता है। ये पहला इसका हो गया, मतलब डिफिनेशन ही पहला लगा दिया। इसका पहला क्या होगा, तो इसका निर्माण वर्षा के बूंदों में 2 बार क्या अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वर्णों के विक्षेपण की घटना से होता है। हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, ये अधिक चमकीला होता है, ये अधिक चमकीला होता है, ये अधिक चमकीला होता है। और बच्चा मेरे ये क्या होता है, ये चमकहीन होता है, ये कम चमकीला होता है, ये कम चमकीला होता है, ये कम चमकीला होता है भाई मेरे, ये क्या, ये कम चमकीला होता है। तीसरा
इसमें लाल रंग ऊपरी 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 ठीक है, सतह पर, ऊपरी सतह पर, तथा बैगनी भीतरी भाग में होता है। देखो इसमें लाल रंग का ऊपर होता है और बैगनी कहां होता है, भीतरी भाग नीचे होता है, बैगनी होता है। इसमें क्या, इसमें इसका उल्टा, इसमें बैगनी ऊपर चलाएगा, इसमें बैगनी रंग ऊपरी भाग तथा लाल रंग भीतरी भाग, भीतरी बोलो या निचली बोलो, भीतरी भाग में होता है, तीन हो गया बस। तो दो तीन इधर लिख दो, तीन इधर लिखो, हो गया। और अगर मन है और लिखने का भाई मेरे, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया। इसका एक और लगा देते हैं, वैसे तीन तीन ही देना है, और अगर ज्यादा देना है तो दे सकते हो, चौथा देते हैं। बस तीन तीन रख, कोई दिक्कत नहीं है, तीन तीन ही दे, 2 मार्क्स का, ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे कह रहा है कि खतरे का जो संकेत होता है कि लाल क्यों होता है, समझाना है। खतरे का संकेत लाल का होता है भाई। तो कह रहा है कि लाल रंग, देखो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बेसी होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है भाई मेरे, लाल रंग का होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना बेसी होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, और जिसका प्रकीर्णन जितना कम होगा वो छितराएगा उतना कम, वो फैलेगा उतना कम। जैसे कि जब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो नीला रंग का जो होता है, जो प्रकीर्णन सबसे बेसी होता है, नीला का और बैगनी का सबसे बेसी नीला का होता है। जिस कारण नीला रंग क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो प्रकीर्णन के कारण फैल जाता है, छितरा जाता है। तो फैल गया तो आकाश में पूरा फैल गया वो, तो आकाश को नीला कर दिया, हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन लाल रंग जो होता है सूर्य का, वो क्या होता है, वो नहीं फैलता है ना, वो नहीं फैलता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्यों, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस कारण से वो हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, हम लोग उसको देख पाते हैं। इसलिए उगता सूरज और डूबता सूरज क्या दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। एग्जाम में पूछता है कि उगता सूरज या डूबता सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ये सब 10th के लिए VVI क्वेश्चन हुआ करता था। ध्यान से देखो इसका आंसर। यहां बच्चा मेरे कह रहा है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए लाल रंग अधिक दूरी तक गमन करता है, अतः खतरे का जो संकेत होता है वो लाल रंग को रखा जाता है। मतलब मान ले भाई कि आगे कोई खतरा है, डेंजर है, कुछ है, तो मतलब आदमी को दूर से ही मालूम चल जाना चाहिए। अगर लाल संकेत, जैसे मान लिया ट्रेन आ रहा है और उसको खतरा, मतलब आगे कुछ है, पटरी उटरी पे खराबी है, तो दूर से लाल झंडा दिखाओगे ना, लाल झंडा दिखाओगे तो उसको दूर से दिखाई पड़ जाता है उसको, लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है। या मान लिया अगर लाल टॉर्च बार दोगे तो वो ज्यादा दूर तक हो जाता है, उसका वेवलेंथ बेसी होता है ना। इसलिए खतरा का जो रंग संकेत जो होता है वो क्या, किसको रखा जाता है, लाल को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5 हो गया ना, बस 10 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत देख तो ध्यान से, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाशीय तंतु क्या है। और मैं पढ़ा चुका हूं कि ऑप्टिकल फाइबर में 3 पार्ट होते हैं, पहला क्रोड होता है, दूसरा क्लैडिंग होता है, तीसरा क्या होता है, सुरक्षात्मक जैकेट होता है। तो यहां पर उसका बनावट संरचना नहीं पूछ रहे, बस पूछ रहे ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका 2 उपयोग लिखना है। तो भाई मेरे कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को, ऑप्टिकल फाइबर क्या, प्रकाश ऊर्जा पे काम करता है, प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से, है ना। तो कह रहा है कि ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से लोग क्या करें, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को बिना किसी तीव्रता में हानि, मतलब प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि नहीं होता है, तीव्रता में बिना हानि किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तो यह प्रकाश
भेजा जाता है तो वही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर। मतलब वह वैसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता में बिना हानि के एक स्थान से दूसरा स्थान तक भेजा जाता है, इस युक्ति की सहायता से। अब कह रहा है ये काम किस पर करता है, तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। बच्चा मेरे याद रखना, एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, इसका हिंदी क्या होता है, प्रकाशिकी तंतु। प्रकाशिकी तंतु इसका मीनिंग हो गया, ऑप्टिकल फाइबर का इंग्लिश में हो गया प्रकाशीय तंतु हो गया। पूछता है कि प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चा मेरे क्या उसको बोलना है, तो प्रकाश का जो होता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत होता है इस पर ये काम करता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत क्या होता है, हर बच्चे को पता है, रे ऑप्टिक्स में हर बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और नहीं तो क्वेश्चन इसमें आएगा भाई कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो इसका उपयोग बच्चा मेरे क्या होता है, तो चिकित्सीय जांच में लोग किसका उपयोग करता है, ऑप्टिकल फाइबर का लोग यूज करते हैं। जैसे मान ले बच्चा मेरे कि कोई ऑपरेशन कर रहा है और शरीर के भीतर में क्या लाइट की आवश्यकता है, मतलब अंदर में देखना है कि अंदर में कहीं पर लाइट जलाना होगा, है ना, कुछ जैसे मान लो ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर में तो पूरा अनार होगा, उसमें क्या करते हैं लोग, ऑप्टिकल फाइबर को भेज देता है, और ऑप्टिकल फाइबर को भेज देता है, एक कैमरा साथ ही रहता है उसमें, और ऊपर से उसमें टॉर्च, उसमें लाइट देगा ना ऑप्टिकल फाइबर में, तो जितना प्रकाश ऊपर से देगा उतना प्रकाश अंदर में चल जाएगा वो, है ना। वो चाहे जितना टेढ़ा मेरा प्रकाशित तंतु, टेढ़ा मेरा फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर में जितना प्रकाश यहां दोगे उतना प्रकाश वो बाहर निकल जाएगा। अब बता अंदर में तो टॉर्च घुसाएगा नहीं, उसके लिए लोग क्या घुसा दिया, ऑप्टिकल फाइबर को लोग घुसा दिया, है ना, उसकी सहायता से देख लेते हैं अंदर में। तो वही कह रहा है कि इसका उपयोग का चिकित्सीय जांच में या संचार में वो टेलीफोन से जो बात करते हो, या पता है कि सब बच्चा को टावर जो गांव घर में जो लगता है, और टावर में जो मोटा मोटा जो तार जाता है, वो तार क्या, वही तो ऑप्टिकल फाइबर है, वही ऑप्टिकल फाइबर है। तो कह रहा है कि संचार में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भाई मेरे अगर इतना लिख के आ जाते हो बच्चा मेरे, तो 2 मार्क्स हम लोग का कंफर्म दे देगा वो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। आगे आता हूं, अगला देखो, अगला कहे वो है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करना। एक को पहले तो भाई इसको वर्ण विक्षेपण क्षमता इसको बाद में करेंगे, पहले किसको कर लेते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण को। अब ये कोणीय वर्ण विक्षेपण ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, देखो लाल रंग तथा बैगनी रंग नहीं, पहले बैगनी होगा, बैगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसे थीटा नहीं, इसे थीटा से सूचित किया जाता है, देख भाई इसे हम लोग किसे सूचित कर दिए भाई मेरे, थीटा से। और ये सब कुछ खास नहीं है, इसको आसानी से भाई इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, तो विचलन कोण का सिंबल क्या, डेल्टा होता है, तो थीटा बराबर कितना, डेल्टा भी मतलब क्या, बैगनी का विचलन कोण माइनस कितना, डेल्टा आर, लाल का विचलन कोण। ये जो डेल्टा भी है भाई देख, डेल्टा इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू में होता है ए होता है। अगर यहां भी लगा देंगे भाई मेरे, तो यहां भी क्या लगा देंगे, भी
और डेल्टा आर मतलब होता है लाल रंग का विचलन कोण, लाल रंग का। तो इसको की कर देंगे तो म्यू आर माइनस म्यू वन इंटू कितना ए। वैसे हम लोग यहां तक भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक छोड़ देंगे। अगर मन है और आगे बनाने का तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना, तो देख भाई इसको अगर डाल दोगे ना डेल्टा वी का, इसको का वैल्यू डाल दोगे तो म्यू भी माइनस वन इंटू ए, अब माइनस हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए। अब देख बच्चा मेरे ए तो कॉमन है, ए को निकाल ले तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलोगे कि सर इसका माइनस वन उसका माइनस वन, तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन कट गया वहां से ना, एक एक माइनस एक प्लस से कट जाएगा, एक कहां, ए तो पीछे कॉमन आ गया। तो या तो यहां तक दे दे भाई मेरे, खत्म, या वहां तक दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन दोनों साथ में नहीं आएगा, ये तोड़ के आएगा। बोलेगा ना कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, है ना, या बोलेगा या बोल देगा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करे, तोड़ तोड़ के वो देगा, दोनों साथ में वो देने वाला नहीं है। अगर साथ में दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोने पर सुहागा, है ना, और अच्छा हो गया। तो ये साथ में नहीं देगा, अलग अलग देगा। तो इसको भाई स्क्रीनशॉट कर, हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला बारे दे रहा है कोणीय, कोणीय सॉरी यो तो हो गया ना, अब हो गया वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता। अब ये आ गया, अब ये आ गया। अब ये क्या होता है भाई, उसको भी देख ले, देख ध्यान से। यह एक अनुपातिक राशि है, अनुपातिक राशि है, यह अनुपातिक राशि है भाई, यह अनुपातिक राशि है, राशि है जो जो कोणीय, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण तथा माध्य विचलन, माध्य विचलन, विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन कोण के अनुपात के, या माध्य विचलन के अनुपात के अनुपात, अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। हो गया, माध्य विचलन के, माध्य विचलन के अनुपात के बराबर होता है। माध्य विचलन मतलब विचलन कोण का चर्चा होता है, माध्य विचलन कोण का चर्चा होता है ना। यहां पर अगर कोण दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। माध्य विचलन कोण के अनुपात के बराबर होता है। इसे इसे ओमेगा से, ओमेगा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है मेरे बच्चा, ओमेगा से। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, की बोल रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो भाई मेरे कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला कितना है, तो वो तो होता है थीटा, अब बट्टा में क्या होता है, माध्य रंग का बोला तो डेल्टा वाई ना, माध्य रंग में कौन आता है, माध्य, माध्य बोल देगा, माध्य विचलन, माध्य मतलब माध्य रंग कौन है, पीला है, पीला रंग को माध्य रंग बोला जाता है। और विचलन भाई यहां पर लगा ले, मन है तो यहां पर लगा ले, यहां पर लगा ले, कोण लगा ले, यहां पे बच्चा मेरे क्या लगा देना है, कोण लगा दे, यहां पे कोण लगा ले, कोण लगा ले। माध्य विचलन कोण, तो माध्य विचलन में कौन आता है, पीला आता है, पीला रंग आता है। तो डेल्टा में क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। या अगर हम इसको चाहेंगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या ओमेगा बराबर, सबको थीटा का फॉर्मूला जस्ट मैं बताया था, इसको क्या लिख देंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू में ए। अब बच्चा मेरे यहां क्या लगा देंगे, तो म्यू वाई माइनस वन इंटू कितना हो गया ए। तो ए से ए तो कट गया, अरे बैगनी है ये पीला है, तो म्यू में क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। लाल होता तब म्यू में क्या लगा देता, आर लगा देता। तो यहां से क्या लिख देंगे, तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर, माइनस म्यू आर, अब बट्टा कितना हो गया, म्यू वाई माइनस वन। ये हम लोग का हो गया खत्म, ये 2 मार्क्स क्लियर हो गया।
ये दोनों अलग अलग आएगा, दोनों साथ नहीं भाई, दोनों अलग अलग आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों साथ नहीं देगा, जब भी देगा तो दोनों हमारा कहां देगा भाई, अलग अलग देगा। स्क्रीनशॉट मार लो इसका, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा मेरे कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस का क्षमता क्या होता है। कह रहा है किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ऐसे हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा मेरे, तो E होता है 100 बट्टा में F होता है, आई किस में होता है भाई मेरे, ये होता है सेंटीमीटर में, ये किस में बच्चा मेरे होता है, ये होता है सेंटीमीटर में। P इज इक्वल टू कितना, 1/P इज इक्वल टू 100 बट्टा F, और ये किस में चल जाता है, सेंटीमीटर में। याद रहेगा, पावर का फॉर्मूला 100 बट्टा F होता है, और ये CM मतलब किलोमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर में लिख दिया, और न तो 1/F कथी में, मीटर में चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को बच्चा मेरे याद रखना है, कहीं दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन होगा यहां से इसको हटाना, हटा सकते हो, और लिख सकते हो कि F क्या, फोकस दूरी, ऐसे लिख देंगे कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी किस में होगा, सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी मीटर में होता तो यहां 1/F लिखा होता, ठीक है, बस इतना लिख दो, 2 मार्क्स क्लियर हो गया। इसको भाई स्क्रीनशॉट, मतलब इसका स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा मेरे। आगे आते हैं, आठ हो गया ना, बस 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। हाँ, अब कह रहा है बुआ रे ये तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र क्या है भाई, ये कितने प्रकार की होती है, तरंगाग्र पूछ रहा है, तो ध्यान से सुन, तरंगाग्र क्या होता है, ध्यान से दे भाई, गागर ये क्या होता है, ये तरंगाग्र क्या होता है भाई, ये तरंगाग्र क्या होता है, तो देख भाई मेरे, तरंगाग्र क्या होता है, तो देखो, प्रकाश स्रोत से समान दूरी कौमा समान कला में स्रोत के चारों ओर, बच्चा मेरे स्रोत के चारों ओर बने काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है। बच्चा मेरे क्या कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है, ये तरंगाग्र कहलाता है। मतलब मान ले भाई मेरे ये प्रकाश स्रोत है, तो स्रोत से समान दूरी समान कला में स्रोत के चारों, मतलब वो काम ऐसे कर देता हूं, पहले वो बना लेता हूं, जा इसमें तो है ही नहीं, रुक जा भाई, देखता हूं, नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखो, ध्यान से सुनना, ये मान ले प्रकाश स्रोत, तो ये पहला तरंग देख ऐसे, ये देखो ध्यान से भाई, यहां से यहां की दूरी जितना होगा, देख इधर दूरी देख जितना होगा उतना ही दूरी यहां भी होगा, उतना दूरी यहां भी होगा, उतना ही दूरी होगा, उतना ही दूरी यहां भी, उतना दूरी यहां, उतना दूरी, मतलब ये प्रकाश स्रोत से समान दूरी, चारों का दूरी क्या है, समान कला। मतलब देख भाई मेरे कि अगर ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, तो ये कितना का कोण, 2 पाई,
अगर प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा होगा तो सबको पता होगा, ये 2 पाई ना, कला मतलब कोण होता है, कितना कोण, कितना कला, कितना फेज, देखना ये कितना 2 पाई, 2 पाई, तो ये कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई, ये भी कितना बच्चा मेरे 2 पाई, ये भी कितना 2 पाई। समान दूरी समान कला, तो चारों कता दूरी क्या है, समान है। समान कला स्रोत के चारों ओर, भाई स्रोत है ना, स्रोत के चारों ओर बने काल्पनिक सतह, तो ये जो सतह देख रहे हो इसी का नाम है तरंगाग्र। इसी का बच्चा मेरे क्या नाम है, तरंगाग्र, तरंगाग्र। और ये कैसा तरंगाग्र है, ये गोलाकार तरंगाग्र है ना। प्रकाश स्रोत से समान दूरी समान कला में स्रोत के चारों ओर बने काल्पनिक सतह को लोग क्या बोलता है, तरंगाग्र बोलता है। और ये कितना प्रकार का, ये 3 प्रकार का है ना बच्चा मेरे, ये कितना प्रकार का, तो लिखेंगे ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। भाई मेरे कितना प्रकार का होता है बच्चा मेरे, 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है वो देख लो, कौन कौन होता है वो देख ले भाई। पहला क्या होता है, गोलाकार तरंगाग्र, तरंगाग्र, पहला गोलाकार तरंगाग्र होता है। दूसरा होता है भाई मेरे बेलनाकार तरंगाग्र, तरंगाग्र होता है, बेलनाकार तरंगाग्र। मतलब ये थोड़ा नीचे चला गया, 1 मिनट बच्चा मेरे, हाँ ये आगे भाई मेरे, गोलाकार मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र, वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र, वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र होता है। और तीसरा हो गया समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये हो गया। इतना देके भाई मेरे आओगे 2 मार्क्स कंफर्म। और एग्जाम में पूछता है तरंगाग्र कितना प्रकार के ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चा मेरे याद रखना है 3 प्रकार के। कौन सा, पहला गोलाकार तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा समतल तरंगाग्र, याद रखना। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। ये बोल सकता है कि गोलाकार तरंगाग्र किसे कहा जाता है, तो जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उस स्रोत से बने तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उस स्रोत से जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वो कहलाता है गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है। और पूछता है बेलनाकार तरंगाग्र, तो जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो उससे जो तरंगाग्र बनता है वो कहलाता है बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। और जब प्रकाश स्रोत जब गोलाकार तरंग समतल तरंगाग्र का डिफिनेशन दे रहा हूं, जब गोलीय तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है तो उस समतल तरंग, फिर से बोल रहा हूं, जब गोलाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है तो उस गोलाकार तरंगाग्र के अल्प भाग को, छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक है, तो 3 तरह का तरंगाग्र होता है। तो या तो क्वेश्चन तरंगाग्र से बन सकता है कि भाई तीनों में से कोनो एक बन सकता है, या कह सकता है तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं उसकी व्याख्या करें। तो भाई दे दो, हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट करो, अगला देखो। बस क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांति कोण, भाई ध्यान से सुन भाई, क्रांति कोण क्या होता है, तो एकदम देखो, एकदम इसका परिभाषा ध्यान से देखो भाई, क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण भाई क्या होता है, सुनो ध्यान से। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस आपतन कोण को याद रखना, को क्रांतिक कोण कहा जाता है। देख भाई मेरी, सघन माध्यम
में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस आपतन कोण को लोग क्या बोलता है? क्रांतिक कोण। मतलब ए ना समझो, ई मान ले भाई, ई सघन माध्यम, ई सघन माध्यम, माध्यम, ई सघन माध्यम हो गया। और बच्चा मेरे ये क्या हो गया? विरल माध्यम, विरल माध्यम, माध्यम। तो अगर मान ले भाई मेरे, ये हम लोग का ऐसे और ये हम लोग का यहां पे नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये हम लोग का आपतन कोण है, आपतन कोण। ये प्रकाश ऐसे गया और प्रकाश, ये आपतित प्रकाश, और अगर मान ले अपवर्तित प्रकाश इसी पर रह गया, मतलब मान ले बच्चा मेरे, ये क्या है? ये आपतित प्रकाश है, इसको मिटा देता हूं। ये ऐसे प्रकाश गया और ये प्रकाश ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ये प्रकाश मान ले बच्चा मेरे ऐसे, प्रकाश ऐसे हो गया। तो देख तो भाई इससे, अच्छा ये अभिलंब है ना, मैं अभिलंब को थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर देता हूं। ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये हम लोग का अभिलंब हो गया, ये हम लोग का अभिलंब हो गया। तो अभिलंब हो गया, तो यहां पे बच्चा मेरे क्या हो गया? तो ये हम लोग का आपतन कोण हो गया, इसको हम लोग आई बोलते हैं। और ये हम लोग का अगर 90 डिग्री हो गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहां बोल रहा है कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो देख भाई मेरे, ये जो आई है ये आपतन कोण है, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, तो ये आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण ऊपरे ना, तो ये अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसी आपतन कोण का नाम क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण आई हो जाता है। तो याद रखना। और ये हम लोग का क्या है? ये आर का वैल्यू हो गया, ये हम लोग का किसका वैल्यू हो गया? ये 90 डिग्री किसका वैल्यू हो गया? आर का वैल्यू हो गया। मतलब ये 90 हो गया, तो ये कहला गया क्रांतिक कोण कहला गया। अगर इतना बच्चा मेरे दे देते हो तो यहां से 2 मार्क्स 100% क्लियर हो गया। अब देख भाई, प्रकाश कहां से कहां जा रहा था? तो सघन से विरल क्यों जा रहा था? एक मैं बात बता रहा हूं, तो अपवर्तनांक अगर लिखोगे तो μ2 बट्टा μ1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन आई। अब बट्टा भाई मेरे क्या लिख दोगे? साइन आर लिख दोगे, यही ना लिख दोगे? अब देख, ये तो हवा है, तो हवा का अपवर्तनांक μ2 बराबर क्या होगा? 1 होगा। और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 बराबर क्या मान लेते हैं? म्यू मान लेते हैं। अगर और करने का मन है तो इसको और कर ले, और करने में क्या दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना। विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 होता है, मतलब वायु का अपवर्तनांक 1, विरल माध्यम कौन? वायु है ना, तो वायु का अपवर्तनांक कितना? 1 होगा। ये विरल माध्यम में बच्चा मेरे कौन है? तो ये वायु है। ये कौन है भाई मेरे? ये वायु है। इसको लिख दे, तो μ2 का वैल्यू कितना? 1 बट्टा म्यू इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई सी, अब बट्टा साइन आर कितना? 90 डिग्री। तो यहां लगा ले, साइन कितना हो गया? साइन हो गया 90 डिग्री हो गया। अब बच्चा कि देख, तो यहां से क्या लिख देंगे? तो यहां से लिख देंगे हम लोग 1 बाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू साइन कितना? आई सी, हाँ कि ना? मतलब कि साइन आई सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाई म्यू हो गया, 1 बाई म्यू हो गया। अगर चाहते हो आई सी का मान निकालना, तो साइन उधर चला गया, तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। तो बच्चा मेरे, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये क्रांतिक कोण का फॉर्मूला हो गया, क्रांतिक कोण का ये फॉर्मूला हो गया, है ना। क्रांतिक कोण को जो होता है हम लोग किससे? आई से सूचित करते हैं। मन हो तो लिख दे यहां पर ना, इसे आई सी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। चलो इतना बच्चा मेरे स्क्रीनशॉट कर लो। और ये हो गया 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं एक और करवाऊंगा भाई। देखता हूं, अगर ये हट सकता है तो मैं जरूर करा दूंगा। नहीं हुआ सर? देख बच्चा, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, जैसे तरंगाग्र से करवा देता हूं। तरंगाग्र से, ये गोलाकार तरंगाग्र 10 हो गया ना, 11 गोलाकार तरंगाग्र।
तरंगाग्र को परिभाषित करें, या गोलाकार तरंगाग्र से क्या समझते हैं, से क्या समझते हैं, समझते हैं। ये गोलाकार तरंगाग्र क्या होता है बच्चा मेरे, तो देख 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो, बस छोटा छोटा लाइन मैं लिख दूंगा। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत मतलब पॉइंट हो, बिंदुवत हो तो उससे बने तरंगाग्र को, उससे बने तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। बस ये गोलाकार तरंगाग्र हो गया, कहा जाता है ना, गोलाकार। इसका फोटो अगर लोगे तो ये गोला हो गया। अब देखो ये ऐसे करके, ये हमारा ऐसे पहले मैं बता चुका हूं, ऐसे, ये ऐसे देख बच्चा मेरे, ये सब तरंग है, ये तरंग है और सब तरंग को मिला के ये हम लोग का बन गया गोलाकार तरंगाग्र बन गया, ये गोलाकार तरंगाग्र बन गया, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये हम लोग का बच्चा मेरे क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर इसका, आगे देखो, बस छोटा छोटा क्वेश्चन है। 12वां देखो, 12वां है बेलनाकार तरंगाग्र से क्या समझते हैं, है ना। बेलनाकार तरंगाग्र से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या हुआ, जब प्रकाश स्रोत कैसा हो, रेखीय हो, प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो स्रोत के चारों ओर बने तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। ऐसा बच्चा होता है बेलनाकार तरंगाग्र। और बेलनाकार में जैसे मान ले बच्चा मेरे ये स्रोत हो गया, अब इसके चारों ओर क्या होता है, ऐसे कर लो, ऐसे करके ये देख, ऐसे हो गया। ये क्या हमारा हो गया, यही हमारा हो गया बेलनाकार तरंगाग्र, है ना। ये जो देखिए स्रोत हो गया, ये हम लोग का स्रोत हो गया। अब ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये बेलन की तरह है ना, इसी का नाम क्या हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन, तरंगाग्र, ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया, ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। और ये हम लोग का हो गया प्रकाश स्रोत, ये हम लोग का हो गया रेखीय प्रकाश स्रोत हो गया, ये रेखीय प्रकाश स्रोत हो गया। अगला देखो स्क्रीनशॉट भाई, अगला देखो, अगला है 13वां, समतल तरंगाग्र। इसका परिभाषा से आप क्या समझते हैं। इसका तो हर बच्चा को मैं पहले बता चुका हूं भाई, ये सब क्या होता है। सो इसका आंसर देखो, जब गोलाकार तरंगाग्र बहुत अधिक
बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है तो बहुत अधिक दूरी तय कर लेता है तो गोलाकार तरंगाग्र के अल्पांश भाग को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। भाई मेरे देख, ये हम लोग का क्या है, देख ध्यान से, देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये क्या कहला गया, समतल तरंगाग्र कहला गया। देखना भाई, जैसे मान लो ये पॉइंट है, अब ये अधिक दूरी तय कर लेगा, तो इसका जो छोटा सा जो पार्ट होगा, ये कैसा होगा, समतल है ना होगा। गोलाकार में क्या गोला होता है, गोला, अगर छोटा सा पार्ट काट लो, तो प्लेटे की तरह ना दिखाई पड़ेगा। देख रहे हो, एक तरंगाग्र होगा, आगे होगा, आगे ऐसे करते करते, जैसे पानी में अगर ढेला मारोगे तो वो तरंगाग्र, गोल का तरंगाग्र बनेगा। तो वो तरंगाग्र एक के पीछे एक ऐसे होता है। ऐसे समतल तरंगाग्र में क्या होगा कि एक के पीछे बहुत एक प्लेट होगा, है ना, छोटा सा भाग अगर काटते हो तो ऐसे समतल तरंगाग्र बनता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट भाई कर लो। तो आज मैंने ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में, जो कि हम लोग का 9 और 10 चैप्टर है, यहां से लगभग 13 क्वेश्चन आज हमारा हो गया। एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद हमारा ऑप्टिक्स हो जाएगा खत्म, 2 मार्क्स का। फिर मैं ऑप्टिक्स का 5 मार्क्स का करवा दूंगा, और जब वो हो जाने के बाद मैं फिर मॉडर्न फिजिक्स का 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का करा के और मैं इसको बंद कर लूंगा, और फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्लास में चालू करूंगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।